नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। पंजाबी गायक और अभिनेता हरभजन मान ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शुक्रवार को घोषणा की है कि वह राज्य सरकार के शिरोमणि पंजाबी पुरस्कार को स्वीकार नहीं करेंगे। विभाग ने साहित्य और कला की 18 विभिन्न श्रेणियों के लिए साहित्य रत्न और शिरोमणि पुरस्कारों की घोषणा की थी। मान ने ट्विटर पर कहा, हालांकि मैं चुने जाने के लिए आभारी हूं, मैं विनम्रता पूर्वक भाषा विभाग का शिरोमणि गायक पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। लोगों का प्यार मेरे करियर का सबसे बड़ा पुरस्कार है और अभी से हम सभी का ध्यान और प्रयास किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए समर्पित होना चाहिए। मान के साथ कई पंजाबी गायक और कलाकार किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। गायक मान दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। मान ने एक अन्य ट्वीट में कहा, आपको अपनी ऊर्जा, उत्साह और आशावाद का अनुभव करने के लिए वहां रहना होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में वे मुस्कुराते हैं और खुशी के क्षण साझा करते हैं। वहीं दूसरी ओर रात के किसी वक्त सिंघू बॉर्डर पर पंजाब से घोड़े आए हैं। यह घोड़े ट्रकों में लाए गए हैं। अभी 40 से 50 घोड़े आए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो और भी मंगवाएंगे। घोड़ों के साथ पंजाब से कुछ और लोग भी आए हैं। घोड़ों के बारे में जब किसानों से पूछा गया तो उनका कहना था, पुलिस हमें दिल्ली में नहीं जाने दे रही है, हर तरफ बैरिकेड लगा दिए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम घोड़ों पर सवार होकर बैरिकेड लाग जाएंगे, लेकिन मांगे नहीं माने जाने पर हम दिल्ली जरूर जाएंगे। तो पंजाबी गायक और अभिनेता हरभजन मान ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शुक्रवार को घोषणा की है कि वो पुरस्कार स्वीकार नहीं करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले शिरोमणि पंजाब पुरस्कार को स्वीकार हरभजन मान के द्वारा नहीं किया जाएगा। ये अहम जानकारी इस समय मिल रही है। विभाग ने साहित्य और कला की 18 विभिन्न श्रेणियों के लिए साहित्य रत्न और शिरोमणि पुरस्कारों की घोषणा की थी। मान ने ट्विटर पर कहा, हालांकि मैं चुने जाने के लिए आभारी हूं, मैं विनम्रता पूर्वक भाषा विभाग का शिरोमणि गायक पुरस्कार स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब से सिंघू बॉर्डर लगभग 40 से 50 की संख्या में घोड़े पहुंचाए गए हैं। ये घोड़े क्यों पहुंचाए गए हैं, इसको लेकर फिलहाल शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि किसानों को ट्रक समेत या ट्रैक्टर समेत आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए वो घोड़े पर बैठकर अब सीमाओं को लांघेंगे। आज भी एक दौर की वार्ता होनी है। अगर वार्ता सफल नहीं हुई, उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो वो घोड़े पर बैठकर अब सीमा को लांघेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। अभिषेक, कृषि कानूनों को लेकर क्या कुछ अपडेट इस समय मिल रही है? ये जानकारी मिल रही है कि हरभजन मान ने पुरस्कार ग्रहण करने से मना कर दिया है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और अपडेट भी चाहेंगे। जी देखिए, कृषि कानूनों को लेकर विरोध लगातार जारी है और ये जो विरोध है अब नेताओं से और कलाकारों तक पहुंच गया है। पहले भी, इससे पहले भी कलाकारों ने की बात करें या पंजाब के नेताओं के द्वारा भी अपने जो पुरस्कार है या फिर सम्मान है उनको वापस लौटाया जा रहा है ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने और इन कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो ये दिखाने की पूरी कोशिश में है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अपने जो पुरस्कार है वो सरकार पर दबाव बनाने के लिए या सरकार को चेताने के लिए वापस करने का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी हाल ही में प्रकाश सिंह बादल, जो कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपने जो सम्मान है वो किसानों के हित को देखते हुए सरकार को वापस लौटाया था। जी बिल्कुल अभिषेक, और ये भी जानकारी मिल रही है कि पंजाब से सिंघू बॉर्डर पर लगभग 40 से 50 की संख्या में घोड़े भेजे गए हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी जी बिल्कुल। ये जो सिंह हेलो। जी, आवाज आ रही है, बोलिए अभिषेक। जी बिल्कुल, ये सिंधु बॉर्डर पर निहंग जो है वो 50 से 100 के करीब जो घोड़े हैं उनके ऊपर पहुंचे हैं और वो किसानों का समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने उनका साफ तौर पर ये दर्शाना है कि किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर हम खड़े हैं और इन कृषि कानून जो हैं जो किसानों के हित में नहीं है और ये आगे चलकर किसानों को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को वो चेताना चाहते हैं कि हम किसानों के साथ है और इन जो कृषि कानून है इनको सरकार वापस ले और एमएसपी की पूर्ण रूप से गारंटी दे। जी बिल्कुल अभिषेक, आज एक और दौर की वार्ता होनी है, ऐसे में क्या उम्मीद लग रही है कि ये वाली वार्ता सफल हो पाएगी? हालांकि इससे पहले जितनी भी वार्ता हुई है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, तो आज की वार्ता में क्या कुछ खास हो सकता है?
नहीं, बिल्कुल देखिए, उम्मीद की जा सकती है कि आज की वार्ता में कुछ निकल के आए और किसानों के हित में फैसला हो और ये कृषि कानून है, इनको वापस लेने की या इसमें कुछ चेंज या इसमें कुछ बदलाव के और या फिर कुछ एमएसपी की गारंटी का इसमें जोड़ा जा सके, ये उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि पिछली जो वार्ताएं हैं उसमें जो किसान है उनकी मुख्य मांग यही थी कि या तो कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इनको रद्द किया जाए और एमएसपी की सरकार लिखित में गारंटी दे। तो आज की जो वार्ता है उसमें ये निकल के आ सकता है कि किसानों को इस जो एमएसपी की गारंटी सरकार दे सकती है, क्योंकि अभी तक किसान जो अड़े हुए हैं कृषि कानूनों को रद्द करने की बात पर अड़े हुए हैं और सरकार इस पर झुकना नहीं चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, किसान एकजुट हो रहे हैं, किसान दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं, चारों तरफ से दिल्ली को घेरा हुआ है, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे हरियाणा के हों और चाहे यूपी के हों। इधर सब तीनों चारों तरफ से दिल्ली को घेरने की उनकी कोशिश है ताकि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले। बिल्कुल, जी। और आज ये जानकारी मिल रही है कि सिंघू बॉर्डर पर जितने भी किसान बैठे हुए हैं उनके समर्थन में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और उनके तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचने वाले हैं दिल्ली। अब जानकारी ये कि पंजाब से क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता या नेता दिल्ली जाएंगे इन किसानों के समर्थन के लिए, या फिर पंजाब से रहकर ही ये समर्थन दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए कि पंजाब से भी नेता सिंधु बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो इनेलो आईएनएलडी जो है उसके जो नेता है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी कल ऐलान किया था कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो किसानों के झंडे के साथ, किसानों के समर्थन के लिए दिल्ली पहुंचेंगे और डॉक्टरी मदद भी देंगे, दवाइयां भी देंगे। वहीं कांग्रेस जो है वो भी ये साफ तौर पर कह चुकी है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनके साथ आगे भी डटकर खड़े रहेंगे जब तक ये कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वहां पर कई किसानों के खिलाफ है मुकदमा दर्ज किया गया है और इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जो मुकदमा दर्ज किया गया है क्या वो सरकार की तरफ से वापस लिया जाएगा या इन मुकदमों पर आगे कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल देखिए, अभी कल ही की बात है, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से जो उनकी सहयोगी पार्टी है जो सरकार में शामिल है, जननायक जनता पार्टी, उनके बड़े लीडर दिग्विजय सिंह चौटाला और प्रदेश के निशान सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी के, और पार्टी के जो सेक्रेटरी है रणधीर सिंह, वो गृह मंत्री के कार्यालय पहुंचे थे और उन्होंने ये मांग रखी है उनके सामने कि जो किसानों पे इस दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो उनको वापस लिया जाए, क्योंकि किसानों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसपे उन पे खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या मुकदमे दर्ज किए। और वहीं गृह मंत्री ने भी उनको आश्वस्त किया है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं रहेगी और वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाएंगे और मुख्यमंत्री के चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। जी अभिषेक, सोनीपत के डीएम ने ये निर्देश दिए थे कि आप जाइए और बॉर्डर पर जितने भी किसान बैठे हैं उनका कोरोना टेस्ट कीजिए, तो ये प्रोसेस अभी कितनी आगे बढ़ी है? बिल्कुल देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है वो इस तरह का कोशिश में है और वो जाकर जिसमें थोड़ा बहुत सिम्टम मिलता है या फिर किसी तरह की परेशानी होती है स्वास्थ्य, उसका जांच की जा रही है। अगर किसी को खांसी जुकाम या किसी तरह की बुखार है तो उसकी भी उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और चेकिंग चल रही है और स्वास्थ्य जांच भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल अभिषेक, और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ किसान वहां पर ऐसे हैं जिनकी तबीयत भी इस समय खराब है, तो क्या ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा वहां पर मंडरा रहा है? और ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की और खुद दिल्ली सरकार की कितनी बनती है कि वहां के किसानों को ये मेडिकल सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए? देखिए बिल्कुल देखिए, लेकिन असल बात यह है कि ये जो बॉर्डर है वो दिल्ली और हरियाणा प्रदेश से लगता हुआ बॉर्डर है, ये बीच की उनकी सीमा है। इस पर ज्यादा जो बात करें कि जिम्मेदारी की, तो ज्यादा जिम्मेदारी हरियाणा की और दिल्ली की ज्यादा बनती है, क्योंकि ये उनकी सीमा है। इस पर पंजाब के किसान जरूर डटे हुए, इसमें हरियाणा के भी हैं, लेकिन जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या मेडिकल सुविधा है वो पंजाब अपने प्रदेश से जरूर भेज सकता है, लेकिन मुख्य जो जिम्मेदारी जो बन रही है इस समय, क्योंकि किसान जो है वो हरियाणा के धरती के ऊपर रुके हुए हैं, हरियाणा का वो इलाका है और हरियाणा की स्टेट इस पर पूरी तरह से ध्यान देना बनता है, क्योंकि इस समय हजारों लाखों की तादाद में किसान वहां बैठे हैं और संक्रमण जो इस समय कोरोना फैल रहा है और कोरोना महामारी से जूझ रहा है पूरा देश और वर्ल्ड, उसमें बिल्कुल हरियाणा सरकार को इसके ऊपर
ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान दे भी रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि स्वास्थ्य जांच लगातार जारी है। जिस भी उनको जानकारी मिलती है जिला प्रशासन को कि किसी तरह की किसी किसान को या किसी व्यक्ति को वहां पर परेशानी है, तो उसकी स्वास्थ्य जांच की जाती है और उसको दवाई या ट्रीटमेंट मुहैया करवाया जाता है। जी अभिषेक, क्या अभी भी किसान जत्थेबंदियों का दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है? देखिए, अलग अलग राज्यों से इस समय किसान की जत्थेबंदियां आ रही हैं। बात पंजाब और हरियाणा की करें तो क्या यहां से भी अभी किसान जत्थेबंदियां लगातार दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रही हैं? देखो, बिल्कुल छोटी छोटी टुकड़ियों में पहुंच रहे हैं। खाप पंचायतें हरियाणा में काफी प्रभाव रखती हैं, तो जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। और जो नेता हैं जो सरकार के, जो बीजेपी के हों चाहे वो जेजेपी के हों, उनका उन्होंने बहिष्कार भी किया है कि जब कि वो किसानों के साथ नहीं है और उन्होंने किसानों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया, उनको रास्ता रोक कर वाटर कैनन का प्रयोग करके। तो वो जो खाप पंचायत है और जो छोटे छोटे किसान ये संगठन है वो भी वहां पर अब लगातार बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और जो किसान है और ये कृषि कानूनों का विरोध दर्ज करवाने के लिए उन बड़े जो समूह हैं उनमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। और जेजेपी की आपने बात की अभिषेक, अब लग रहा है कि जेजेपी के लिए मुश्किलें आने वाले समय में काफी खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जेजेपी ने रोजगार और किसानों को लेकर ही तमाम दावे और वादे किए थे और अब किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है और जेजेपी अभी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई है। तो क्या लग रहा है, हरियाणा की सियासत में आने वाले समय में जेजेपी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जननायक जनता पार्टी है, चौधरी देवीलाल जो किसान नेता कहलाते थे, किसानों के हितैषी थे, उनसे संबंध रखती है। उन्हीं के पोते हैं जो कि इस सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, तो इसका जरूर प्रभाव पड़ रहा है। किसानों को अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो जननायक जनता पार्टी को पहुंचता है, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लिया था और उसी के नाम पर आज वो 10 सीटें जीत के हरियाणा सरकार में शामिल है। तो इसका जरूर उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ सकता है और इसीलिए बीते दिन किसानों पर मुकदमे जो दर्ज किए गए थे उसको रद्द करने के लिए जननायक जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने पत्रकार वार्ता कर कहा था कि किसानों के जो मुकदमे हैं ये नहीं दर्ज होने चाहिए थे, इनको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए था। तो आप ये बात कही जा सकती है कि इसमें जननायक जनता पार्टी को इसका किसानों का जो रोष है या जो नाराजगी है वो झेलनी पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि लगातार कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है और पंजाब और हरियाणा की सियासत इस समय काफी ज्यादा गरमाई हुई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की शनिवार को सरकार से एक बार फिर से वार्ता होने वाली है और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि इस वार्ता से पहले ही सियासत जो है वो गरमाई हुई है। इससे पहले भी जितने दौर की वार्ता रही वो बेनतीजा रही, विफल रही, किसी तरह से किसी नतीजे पर दोनों ही पक्ष नहीं पहुंच पाए। हालांकि किसानों के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि हमारी वार्ता विफल रही है, लेकिन सरकार ये बात कह रही थी कि सकारात्मक नतीजे निकले हैं। तो शनिवार को एक बार फिर से सरकार से वार्ता होगी। इसी बीच किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। शनिवार को विज्ञान भवन में सरकार से वार्ता के साथ साथ देश भर में सरकार के पुतले तक फूके जाएंगे। 7 दिसंबर को अवार्ड वापसी तो 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके बाद एक दिन देश भर के टोल प्लाजा को खुलवाने की योजना है। इसी बीच चिंता यह है कि टिकरी और कुंडली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे 170 से अधिक किसान बुखार और खांसी से पीड़ित हो गए हैं। यहां लगे कैंपों में हजारों किसान दवा ले रहे हैं। बार बार अपील के बावजूद किसानों के द्वारा कोरोना टेस्ट नहीं करवाया जा रहा, जबकि अब तक टिकरी बॉर्डर पर बीमारी से 3 किसानों की मौत हो चुकी है। अब तक पोस्टमार्टम न होने से कारणों का पता नहीं चला है। वहीं समर्थन देने पहुंचे महम विधायक बलराज कुंडू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं इसी आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर की कई सड़कें बंद हैं, जिसके चलते दिल्ली के लोगों को अपने काम पर आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। इसे देखते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये मांग की है कि आंदोलन के नाम पर पब्लिक प्लेस को घेरा नहीं जा सकता। प्रदर्शन तयशुदा जगह पर होने चाहिए। ऐसे में दिल्ली की बंद सड़कों को जल्द खाली करवाया जाए। इसी बीच दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। फार्मूला निकालें, कोई फार्मूले से बात नहीं बनेगी। ये तीनों बिल बहुत ही घातक हैं, तीनों बिलों को रद्द किया जाए। 2 बिल जो तैयारी पे है, एक प्रदूषण का और एक इलेक्ट्रिसिटी का, उनको भी रद्द किया जाए। 5 बिल रद्द करके एक चौथा बिल लाए सरकार जो MSP की पे गारंटी हो
और एक और बात कहना चाहते हैं, सरकार कह रही है दिल्ली में प्रदूषण पंजाब से आता है, 230 किलोमीटर से आता है। हम कहते हैं आज के दिन कौन सी पराली जा रही है, कौन सा धुआं पंजाब से आ रहा है। दिल्ली का प्रदूषण लेवल आज भी बढ़ा हुआ है, जिसके लिए दिल्ली की इंडस्ट्री, दिल्ली के वाहन वो जिम्मेवार हैं, पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग जिम्मेवार नहीं है। सर आज भी क्या आप जाने वाले हैं, चाय भी आप खुद ही पीने वाले हैं? देखिए यह जो चीजें हैं ये सरकार को बैकफुट पे रखती हैं। देखिए, लंगर और चाय तब पी जाती है, तब लंगर खाया जाता है जब को मसलों का समाधान निकले। अगर समाधान नहीं निकलता तो लंगर चाय की कोई बात नहीं बनती, तो की कोई नहीं बनती, क्योंकि बार बार मोदी जी ने, उनके मंत्रियों ने बार बार इन बिलों पे किसानों को जलील किया है। और एक बड़ी जलालत यह है कि पूरे देश को अलग करके देखा जा रहा है, जबकि पूरा देश पीड़ित है। 507 जथेबंदियां हैं देश की, सभी किसान यहाँ आ रहे हैं। 13 स्टेटों से हमारे पास किसान समर्थन पत्र लेकर आए हैं कि हम आपके साथ हैं। आपने हमारी जो हार चुके लड़ाई थी हम उसको दोबारा से शुरू करवाया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं 507 जथेबंदियों को बुलाएं। अभी भी सरकार आधा अधूरा काम कर रही है, सिर्फ पंजाब की जथेबंदियों को बुलावा है और हरियाणा के और थोड़ी यूपी की जथेबंदियां साथ में जा रही है। इसलिए अभी भी संभावना बहुत। सपा एमएलसी सुनील यादव का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जो देश से प्रेम करता है, जिसको भारत माता से प्यार है, उसको भारत माता के जो लाल हैं किसान, अन्नदाता जिन्हें कहते हैं, वो उनके पक्ष में खड़े होंगे। अब इस देश में ये नई तरीके की लड़ाई है। अभी तक नकली राष्ट्रवादी लोग सामने आए हैं। अब जो असली राष्ट्रवादी होगा वो किसान के साथ खड़ा नजर आएगा, और जो नकली राष्ट्रवादी हैं वो किसान के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं सरकार ने कहा है कि कोविड की वैक्सीन प्राप्त होते ही जो सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको दिया जाएगा। देखिए, ये अच्छी बात है कि कोविड की वैक्सीन आने के बाद सबसे पहले उन लोगों को। तो सपा एमएलसी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को अब बात मान लेनी चाहिए किसानों की। किसान इस समय बॉर्डर पर काफी परेशान हो रहा है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी और अपडेट चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस किसान अभी तक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार उनकी जो बातों का विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार अपनी बात पड़ी हुई है। सरकार कहती है कि हम संशोधन नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो बिल वापस करने की जो प्रक्रिया वो भी नहीं हो पाएगी। मगर हाँ, बातचीत के दौर से ही मसले को सुलझाया जा सकता है। मगर 4 बार बैठकें हो चुकी हैं और आज 5वीं बार भी बैठक होगी और कहीं ना कहीं किसान आज भी नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि जिस बार पिछली बार भी जो बैठक हुई थी उसके अंदर किसान थोड़ा सा उत्साह था उसके अंदर, और वो कहीं ना कहीं कोशिश करता हुआ नजर आया था कि हाँ, सरकार उनकी बात मान सकती है या फिर संशोधन कर सकती है। मगर जो पिछली बार जो बैठक हुई थी, यानी 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, वो विफल रही थी। अब जो कह सकते हैं आज 5 दिसंबर है और आज जो बैठक होगी वो कहीं ना कहीं किस नतीजे जाती है ये जरूर देखना होगा। मगर सरकार की तरफ से अभी भी यही निकट संकेत मिल रहे हैं कि सरकार शायद आज भी पूरी तरीके से किसानों की बैठक को, यानी कि किसानों की जो बातें हैं उनको नहीं कर पाएगी। मगर किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आज सरकार उनकी बातों को नहीं मानती है या बिल के अंदर संशोधन नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद को किया जाएगा और यहाँ तक कि दिल्ली के तमाम जो रास्ते हैं, जो अभी तक कुछ रास्ते खुले हुए थे, वो भी बंद कर दिए जाएंगे ताकि दिल्ली को बिल्कुल हर तरीके से बंद किया जा सके, ताकि केंद्र सरकार को एक मैसेज जा सके कि केंद्र सरकार ने किसानों के हक में ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि केंद्र सरकार को वोट जो दिया था वो किसानों ने भी दिया था, ना कि किसी और ने भी दिया था। मगर बात करें, किसान अभी तक नाराज है और नाराजगी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को झेलनी पड़ रही है। जी राजीव, इस बीच ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है कि काफी किसान इस समय बॉर्डर पर ऐसे हैं जिनकी तबीयत काफी खराब है और बार बार अपील करने के बाद भी किसान अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं।
देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ पर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार लगातार किसानों को कह रही है कि आप जो भीड़ लेके आए हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर वायरस का खतरा ज्यादा बना हुआ है और इसीलिए वहां पर जितने भी किसान हैं उनका कोविड का टेस्ट करवाया जा रहा है, इसी वजह से, ताकि जो वायरस फैल रहा है, यानी कि जो कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से वायरस फैल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब उनका टेस्टिंग करानी जरूरी है। क्योंकि अभी कुछ दिनों के अंदर ही जो हमने देखा कि 8-9 दिनों के अंदर लगातार जो कोरोना पे कह सकते हैं जो किसान थे, उनकी तबीयत भी खराब हुई और कुछ वहां से अस्पताल भी गए और कहीं ना कहीं दिक्कतें ज्यादा हुई हैं। मगर इसी को लेकर शायद केंद्र सरकार अब मुस्तैदी दिखा रही है, मगर केंद्र सरकार की एक मुस्तैदी के साथ साथ दूसरी जो परेशानी है वो किसानों की खड़ी हो रही है कि जिस तरीके से कोविड के नाम पर जो किसानों का टेस्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका प्रदर्शन लूज हो जाएगा। इसी वजह से कोई किसान उनका जो कोविड का टेस्ट है वो नहीं करवा रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की और किसानों की, तो किसान अभी भी उसी बात पड़ा हुआ है, जब तक कानून नहीं वापिस होगा वो नहीं हटने वाले, चाहे इसके लिए उनकी जान क्यों नहीं चली जाए। मगर देखना होगा सरकार कब तक उनकी बातों को मानती है या नहीं मानती है। नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट करे कि किसानों की बातों को नहीं मानना है या फिर उनका जो कानून है वो वापस नहीं लेना। मगर सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ बातचीत के कैसे मद्देनजर से ही सुलझाने की कोशिश कर रही है, मगर अभी भी वो बातचीत आज कितनी स्पष्ट होगी ये जरूर देखना होगा। जी। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है और शाहीन बाग वाले मसले को याद दिलाते हुए ये बात कही गई है कि प्रदर्शन के नाम पर आप किसी पब्लिक प्लेस को इस तरह से रोककर नहीं रख सकते। क्या कुछ जानकारी मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर, कब सुनवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि एनआरसी वाले जो मैटर था यानी शाहीन बाग का, वो भी उसमें भी कहा था कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थल को रोक नहीं सकते, यानी कि रोड को रोक नहीं सकते हैं, किसी भी रास्ते को जाम नहीं कर सकते हैं। मगर उसी को लेकर अब भी किसानों के लिए भी यही टिप्पणी की गई है कि किसानों ने जो रास्ता रोका, यानी कि दिल्ली के जो तमाम बॉर्डरों को रोका जा रहा है और यहाँ तक कि भारी प्रदर्शन के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं पुलिस कोशिश जरूर कर रही थी मगर वो भी अभी विफल नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस जो है कोशिश करती नजर आ रही है, मगर केंद्र सरकार अभी भी उनको हटाने की परमिशन नहीं दे रहा दिल्ली पुलिस को। मगर उसी के नंबर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप किसान कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, वो प्रदर्शन स्थल पर जाके कर सकता है, ना कि किसी सार्वजनिक स्थान पर। मगर देखना होगा आज भी सरकार किस हद तक काम करती है, या किसानों को हटा पाती है या नहीं हटा पाती है। जी बिल्कुल, और लगातार बातचीत का दौर जारी है और अभी भी किसी तरह से किसी बातचीत पर कोई पहुंच नहीं पाया है, कोई नतीजा इस समय नहीं निकल पाया है। आज की बातचीत से क्या उम्मीद की जा सकती है राजीव? हालांकि ये जो समस्या है इसका हल तो वार्ता से ही निकलेगा, लेकिन किसी नतीजे पर तो पहुंचते। पिछले 4 दौर की बैठक में भी किसी नतीजे पर ना पहुंचना और आज एक बार फिर से वार्ता को बुला लेना, क्या आज कुछ अलग से हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल बता दें कि पिछली बार जो बैठक हुई थी, यानी कि 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, उसके अंदर कुछ बातों पर सहमति जरूर बनी थी, मगर सारी बातों पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसीलिए आज की जो बैठक रखी गई, यानी 5 दिसंबर की बैठक रखी गई है। मगर आज भी शायद यही आशंका जताई जा रही है कि जो कहते हैं जो बैठक है वो विफल होने वाली है, क्योंकि ना तो सरकार झुक रही है, ना ही किसान झुक रहे हैं। आगे कुछ बातों का अब योगी ये सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, ये कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब तक हम लोग संसद का घेराव नहीं करेंगे तब तक ये लोग हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? ऐसा है, मेरा नाम कालीचंद चतुर्वेदी है, भारतीय किसान भानु से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फिरोजाबाद से आया हूँ। ऐसा है कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अपने ही मांगें तुरंत मनवा लेते हैं, अपनी मांगों को तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं, बिल पास कर लेते हैं। जैसा कि एक सांसद या विधायक एक बार शपथ ले ले तो उसको आजीवन पेंशन मिलता है। हर 6 महीने बाद अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। उस पर न तो पक्ष बोलता है और न विपक्ष बोलता है, सहमति देते हैं। इसके लिए तो पक्ष विपक्ष एक हो जाता है। और किसानों के हक के लिए ये सरकार, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब निकम्मे हैं। गवर्नमेंट के साथ मीटिंग है, कितनी उम्मीद है आपको? आज 5वां चरण है वार्ता का। अगर आज वार्ता विफल होती है, किसानों की बात नहीं मानी जाती है, तो हमारा सारा किसान, भारत किसान भानु का पूरा किसान, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बड़े हो छोटे हो, कोई भी हो, बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, खोपड़ा फोड़ेंगे और दिल्ली के लिए कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से वार्ता करेंगे। क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मैं ठाकुर श्यामवीर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ मंडल से, भारतीय किसान भानु। हम लोग कासगंज जनपद से आए हैं और आज की वार्ता अगर विफल होती है हमारी, तो हम लोगों ने ये ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम संसद का घेराव करेंगे, बैरिकेडिंग तोड़ने का काम करेंगे
और हमने अपने जनपद में भी ये रणनीति तैयार कर ली है कि हर तहसील मुख्यालय पर हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। और जब तक हमारी ये शर्त मंजूर नहीं होती है, इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता है, समर्थन मूल्य के साथ साथ MRP लागू नहीं किया जाता है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान की बाजी कुर्बानी करनी पड़े और चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे हमें आत्महत्या करने तक मजबूर होना पड़े। क्या नाम है आप, कहाँ से? राजेश यादव मेरा नाम है, प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, फिरोजाबाद से, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ, काम करता हूँ। सरकार के साथ आज मीटिंग है, कितनी उम्मीदें हैं आपको, क्या करेंगे अगला? सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार किसानों की तरफ जरा सोचे। अगर नहीं सोचती है, और हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारी ये आग्रह करते हैं सरकार से कि खुले मंच से मीडिया भी इन्वॉल्व हो और मीडिया के सामने खुले मंच से जो वार्ता करें और ओपन करके करें। बंद कमरे में ये हम नहीं चाहते कि किसानों के साथ बंद कमरे में कोई बात हो। अगर ऐसा नहीं होता है, किसानों के पक्ष में कोई चीज़ नहीं आती है, सही नहीं होता है, तो हम उनकी काला कानून जो बनाया है उसको नहीं मानते हैं, उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली सदन का घेराव करेंगे। और अगर इसके बाद भी यानी हम बड़ा रूप लेंगे, प्रदेश में हर मुख्यालय, हर तहसील पे घेराव करने की ये रणनीति तैयार कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लखनऊ में भी चक्का जाम करेंगे, पूरे प्रदेश को हर मुख्यालय पे बहुत बड़े रूप में एक आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भानु जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यानी सारी लड़ाई लड़ी जा रही है और उनके आदेश अनुसार ही हम ये सारी रणनीति तय करेंगे और उनका आदेश मिलेगा, जो आदेश मिलेगा उसके लिए हम तैयार हैं। तो तमाम किसानों की बातें आपने सुनी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर सरकार का रवैया ठीक नहीं रहता है तो वो चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तहसील तक चक्का जाम कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें किसानों के द्वारा कही जा रही हैं। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की शनिवार यानी आज एक बार फिर से सरकार से वार्ता होनी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि 8 दिसंबर को भारत बंद तक का आह्वान कर दिया गया है। आपने ये स्पष्ट है, किसान आदि भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो सरकार नहीं मान रही है। सरकार बिल के अंदर संशोधन भी नहीं कर रही है, ना ही बिल वापिस कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर किसान अभी भी सर पर कफन बांधकर बैठा हुआ है कि सरकार अगर उनकी बातें नहीं मानेगी तो वो आर पार क्या नहीं की कहते हैं, ना तो खेती होगी, ना ही दाम उगेगा, ना अन्न उगेगा और कहीं ना सरकार को झुकना पड़ेगा। मगर खाने के लिए ही ये किसान अब तक बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक सकते हैं कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो ओपन कमरे में यानी ओपन मीडिया के सामने बात करें। मगर कहीं ना कहीं सरकार अभी भी विज्ञान भवन के अंदर बात करती है और आज यही होगा कि विज्ञान भवन के अंदर ना तो मीडिया जाएगी अंदर, ना ही मीडिया का जवाब कोई होगा। बस सिर्फ इतना होगा कि हाँ सरकार के नेता हो सकते हैं वहां पर और किसानों के नेता है वो होंगे, अगर ओपन कमरे में ऐसा कुछ भी बात नहीं होगी। मगर हाँ जब खत्म हो के बाद ही निर्णय सामने आएगा सबके। अगर सरकार शायद आज भी बैठक जो करेगी वो कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करेगी कितना फायदा है, कितना नुकसान है। मगर अभी भी किसानों की तरफ से यही संकेत मिल रहा है कि सरकार उनकी बातें नहीं मानने वाली है। जी बिल्कुल, 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है और आज एक बार फिर वार्ता होनी है। राजीव, उम्मीद तो यही लग रही है कि इस बार की वार्ता में कुछ सकारात्मक ही निकल कर आए, लेकिन लगातार किसानों की संख्या बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। ये जानकारी मिल रही है कि आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यहां आकर प्रदर्शन करेंगे। एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ पर ये किसानों को समर्थन देने के लिए तमाम पार्टियां उतर रही हैं ताकि किसानों के साथ हम उनकी हमदर्दी जो है यानी कि जो किसानों का हक मांग है वो कहीं ना कहीं जायज है और उसको मान सके सरकार। मगर एक चीज स्पष्ट है, तमाम जो पार्टियों के नेता थे वो लोकसभा के अंदर भी थे, राज्यसभा के अंदर भी थे, मतलब कि उन्होंने ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। जब बिल पास हो गया, बिल कानून बन गया, उस क्रम पर भी ऐसा कुछ नहीं करा गया। मगर अब किसानों के हित में बात करने की कहा जा रहा है कि तमाम पार्टियां उतर रही हैं, चाहे इसमें आम आदमी पार्टी ने भी सहयोग किया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी सहयोग किया है, ममता बनर्जी ने सहयोग किया है और पार्टी नहीं है। मगर जब क्यों नहीं थे किसानों के साथ में, जब बिल बन रहा था, बिल पास हुआ था, कानून बना था, मगर उस टाइम पे भी से किसानों के बारे में सोचना चाहिए था। जी
बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज किसान और केंद्र के बीच एक और दौर की वार्ता होने वाली है और इस वार्ता से एक बार फिर से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि कोई ना कोई नतीजे पर यह वार्ता पहुंच पाएगी। वहीं किसानों को भी उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों सुनेगी और उनकी मांगों पर ध्यान देगी। और वहीं किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर इस बार फिर यह वार्ता विफल रहती है तो वो चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और इससे पहले 8 दिसंबर के लिए भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पछवाधून में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस का आमना सामना करने से भी नहीं कतरा रहे हैं और रात दिन नदियों से अवैध खनन किया जा रहा है। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन के दौरान चोरी छिपे अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों पर आज विकासनगर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। जबकि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में खनन अभी तक सरकार द्वारा खोला नहीं गया है और पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जिसमें आज विकासनगर पुलिस द्वारा अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई और खनन से भरे 10 ओवरलोड डंपरों को सीज किया गया, जिसमें खनन माफियाओं में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि खनन माफिया सर्द मौसम का फायदा उठाकर रात के समय नदियों से अवैध खनन करते हैं, जिसमें कोतवाली विकासनगर द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन करने को लेकर अलग अलग टीमें गठित कर क्षेत्र में रवाना किया गया था, जिसमें 10 डंपर को सीज किया गया है। ऐसे में खनन माफिया और पुलिस का आमना सामना देखने को भी मिलता रहा है और कुछ समय पहले खनन माफियाओं द्वारा रात के समय सब इंस्पेक्टर को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। ऐसे में पुलिस द्वारा टीमें गठित कर खनन माफिया पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर 10 डंपरों को सीज किया गया है अवैध खनन में, या पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अवैध खनन के विरुद्ध पूर्व में भी विकासनगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही हैं, परंतु कल रात्रि पुलिस की अलग अलग टीमें गठित कर हमारे द्वारा 6 डंपर अवैध खनन करते हुए सीज किए गए हैं और 3 डंपर जिनमें खनन था ओवरलोड में सीज किए गए हैं और 1 डंपर रश ड्राइविंग करते हुए सीज किया गया है। सर अन्य चौकियों पे भी देखा जा रहा है कि अवैध खनन जो है करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में आगे क्या किस तरह की कार्रवाई करते हुए खनन माफियाओं पर नजर आएंगे आप? खनन माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो भी अवैध खनन करेगा उसके विरुद्ध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और डंपर वाहनों को सीज। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जावेद इस समय लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधे। जावेद, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। विकासनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है अवैध खनन के खिलाफ। अगर पुलिस जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है और खनन माफियाओं के ऊपर विरोध कर रही है, तो लगातार जो है कल 10 डंपर सीज किए गए हैं। अगर मैं साफ तौर पर तस्वीरें दिखा दूं, इस वक्त मैं मौजूदा स्थान पर खड़ा हूं जहां पर खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। मेरे पीछे ये सारी नदी है और नदी के पीछे किस तरीके से
जो है दिन दहाड़े बिल्कुल ट्रैक्टर ट्रॉलियों या हो डंपर हो पूरी तरीके से जो है खनन करने का काम कर रहे हैं। मगर साथ के साथ ही पुलिस की बात बता दूं, पुलिस इसमें बड़ी कार्रवाई करती हुई भी नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं जो है इसमें साफ तौर पर मिली भगत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। क्योंकि इस टाइम में जिस पुल पर खड़ा हूँ, जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरी साफ तौर पर ये प्रतिबंधित जगह है और यहाँ पुल के नीचे जो है खनन करना बिल्कुल पूरी तरीके से अवैध रूप से है। जब यहाँ पर बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में साथ के साथ ही जब ये पुल का ये स्ट्रेचर होता है, ये खतरे की जद में आ जाता है। मगर साथ के साथ ही यहाँ पर जो है जल विभाग हो तो साफ तौर पर खनन कराने का काम कर रहा है। मेरे पीछे साफ तौर पर तस्वीरें दिखाई जा सकती है कि किस तरीके से आखिरकार यहाँ पर खनन माफिया किस तरीके से खनन करने का काम कर रहा है। तो इसीलिए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन के साथ जो है कल 10 डंपरों को सीज किया था। आज भी लगातार इसी तरह की कार्रवाई करने की पुलिस द्वारा बात की जा रही है। जी पल्लवी, बिल्कुल जानकारी चाहेंगे जावेद आपसे कि ये खनन का कार्य कितने लंबे समय से चलता आ रहा है और क्या इससे पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? खनन माफिया के हौसले इतने ज्यादा बुलंद आखिर कैसे हो गए हैं? देखिए पल्लवी, मैं आपको बताऊंगा, खनन माफिया लगातार दिन हो या रात हो सर्द मौसम का फायदा उठाकर भी खनन का काम करने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि पूरी रात हो या दिन हो, दिन में काम करते हैं, रात में भी खनन का काम करते हैं। ऐसे में पुलिस का आमना सामना भी देखने को काफी समय से मिल रहा है। अभी पिछले कुछ समय की पहले बात बता दूं, जब पुलिस जो है इन्हें रोकने के लिए गई खनन माफियाओं ने एक पुलिस अधिकारी पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी, जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो इसके विकासनगर में खनन माफियाओं के इस कदर हौसले बुलंद है कि पुलिस का आमना सामना करने से भी नहीं कतरा है। मगर पुलिस लगातार अब इसमें कार्रवाई भी करती नजर आ रही है। अभी कुछ समय पहले की जो है कुलाल चौकी की बात की जाए तो कुलाल चौकी इंचार्ज पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है खनन माफियाओं द्वारा चढ़ा दी गई थी और गंभीर रूप से घायल भी किया गया था। साथ ही लगातार ये 2 घटनाएं ऐसी घटनाओं को मिली थी विकासनगर पशुआ दून में। तो साथ ही पुलिस जो है इस टाइम जो है पूरी मुस्तैद भी नजर आ रही है। पुलिस जो है लंबी कार्रवाई भी करती नजर आ रही है। कल जो है 10 डंपरों को सीज किया गया था और आज भी लंबी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। मगर साफ तौर पर इस टाइम मैं बता दूं 8:30 बजे का टाइम है और किस तरीके से खनन जो है पूरी तरीके से चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है। जबकि यहाँ पर यह पुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, इसके नीचे खनन बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता और उत्तराखंड में अभी तक खनन को खोला भी नहीं गया सरकार द्वारा। तो लगातार हौसले बुलंद है खनन माफियाओं के, इस कदर बुलंद है कि पुलिस को सीधा सामना करने से नहीं कतरा रहे हैं। जब 10 डंपर सीज कर दिए गए हैं उसके बाद भी आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी भी अवैध खनन चालू है, क्या ऐसा माना जाए कि ये राजनीतिक मिलीभगत भी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है? देखिए, प्रशासनिक अमला तो मिला हुआ होता ही है अक्सर ऐसे मामलों में, लेकिन एक राजनीतिक शरण भी होती है जिस वजह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जाते हैं। देखिए पल्लवी, में इसको साफ तौर पर बताऊं, राजनीतिक जो है बिल्कुल हस्तक्षेप है इसमें जो है देखा जा रहा है। अभी मेरे सामने यहाँ पर मैं अभी कुछ दूरी पर बता दूं, यहाँ पर जो है जल विभाग के अधिकारी आए थे मुझे रोकने के लिए कि यहाँ पर आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो मैंने जब इस बारे में उनसे पूछा कि आखिरकार मुझे वो जगह बता दीजिए जहाँ पर प्रतिबंधित हो, जो मीडिया को रोका जा सकता है। मीडिया जब इनकी सच्चाई दिखाने पर आती है, मीडिया जब इन्हें सच्चाई दिखाती है इनकी, तो साफ तौर पर रोकने का काम करते हैं। अभी पुलिस वाले भी यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, साथ के साथ ही जल विभाग के अधिकारी भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर लाइव तस्वीरें में आपको दिखा रहा हूँ खनन किस तरीके से जारी है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि उनकी जेब में भी बहुत मोटी रकम आती है इस चीज की और भूमाफिया लगातार उन्हें खरीदने का काम करते हैं। भूमाफिया उनकी आंखों के नीचे और उनके बगल के नीचे से खनन काम करने का काम करें। और पुलिस जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दिया जाता है। जब बरसात का मौसम आता है पूरी तरीके से हिला दिया जाता है, पूरे बरसात पूरी उफान पर नजर आती है। और पूरी तरीके से उत्तराखंड में देखा जाए तो पशुआ दून में देखा जाए तो पूरी तरीके से खनन को खोलने का भी काम कर रहे हैं। जो ये अधिकारी है, मौजूदा प्रशासन और मौजूदा नेता है, उनके संरक्षण में ही ये काम पूरी तरीके से चल रहा है अवैध रूप से। बिल्कुल जावेद, हम देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से अवैध खनन का काम धड़ल्ले से यहाँ पर किया जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीजेपी ने तो 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है। फिर इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे पनप रहा है? और ना सिर्फ अवैध खनन, अवैध कटाई के भी अक्सर मामले सामने आते रहते हैं। वन विभाग की निष्क्रियता के चलते वनों की भी अवैध रूप से धड़ल्ले से कटाई की जा रही है। क्या सरकार तक ये मामले पहुंच नहीं पा रहे? क्या ये माना जाए जो संबंधित अधिकारी और मंत्री हैं, क्या उन तक वाकई में जमीनी हकीकत नहीं पहुंच पा रही है? जावेद, देखिए पल्लवी, इसमें साफ तौर पर बता दो, हकीकत सभी को पता है। आखिरकार जो है अधिकारी हो, नेता हो या जब जमीनी स्तर के नेता हो, खासकर जुड़े हुए हो क्षेत्र से, तो उन्हें सभी को पता है। और फील्ड ऑर्डिनेंस की बात जो होती है लगातार जो है मैं लगातार इस तरह की जो है पहले भी खबरें दिखा चुका हूँ, खनन की हो या वन विभाग की हो, किसी भी तरह की भ्रष्टाचार की खबरें हो, लगातार मैं दिखाता हूँ। और इस टाइम पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये भी बहुत खतरे की जगह है मेरे लिए खासकर,
तो यहाँ पर मीडिया को भी रोका जाता है। मीडिया भी आए दिन जो है मीडिया के साथ भी खनन माफिया बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, मारपीट करते हुए नजर आते हैं, पुलिस के साथ भी मारपीट करते हुए नजर आते हैं। तो पूरी तरीके से खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है क्योंकि उनके साथ पूरा अमला मिला हुआ है, पूरा नेता जो स्थानीय नेता है वो मिले हुए हैं, पूरा प्रशासन मिला हुआ है, उनकी मिली भगत से ही ये पूरा कार्य किया जा रहा है। मगर अभी कुछ समय पहले ही जब मैं यहाँ पर लाइव होने वाला था तो यहाँ पर जो है जल विभाग के एक अधिकारी ने आकर मुझे रोका। अच्छा, आके रोकने के बाद मुझे कहने लगे कि आप यहाँ से लाइव तस्वीरें या लाइव नहीं दिखा सकते क्योंकि उनकी मैं पोल खोल रहा हूँ, उनकी मैं भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा हूँ, किस तरीके से वो मीडिया को रोकने का काम करे। मगर मैं इन चीजों से नहीं घबराया बिल्कुल भी। मैंने अभी आप यहाँ से सीधे तस्वीरें लाइव दिखाने की कोशिश की। देखिए मेरे पीछे बिल्कुल किस तरह जो है ट्रैक्टर ट्रोलियां भरी जा रही है, किस तरीके से डंपर भरे जा रहे हैं। पूरी नदी को जो है इन्होंने जो है खनन माफिया करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साथ के साथ ही अमला मिला हुआ है, चाहे विभाग हो चाहे नेता हो, अच्छा सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं। जावेद, देखिए डंपर सीज कर दिए जाते हैं या छोटे मोटे लोगों को पकड़कर कहीं ना कहीं इतिश्री कर ली जाती है। हकीकत तो यही है कि जो वाकई में माफिया है उन तक ना तो पुलिस पहुंच पा रही है, ना ही प्रशासनिक अमला कुछ कर पा रहा है। छोटी मछलियों को पकड़कर बस खाना पूर्ति यहां पर कर दी जा रही है। इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है जावेद कि जो वाकई में मेन कल्प्रिट है उन तक पहुंचना ही नहीं चाह रहा कोई। देखिए पल्लवी, मैं आपको इसमें साफ तौर पर बता दूं, पूरा अमला ही जो बड़े अधिकारी हो छोटे अधिकारी हो पूरे ही मिले हुए होते हैं इसमें साफ तौर पर। छोटी मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं और बड़ी मछलियों पर हाथ डालने का कोई भी काम नहीं करता क्योंकि उन पर उस चीज की बहुत मोटी रकम जाती है और पूरे बिके हुए होते हैं, पूरा विभाग बिका हुआ होता है। अच्छा, साफ तौर पर जब मेरी कल भी मेरी इस बारे में कोतवाल साहब से बात हुई थी तो मैंने उनसे साफ तौर पर कहा, मैंने कहा सर किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं, आगे में लगातार जो है पुलिस पर भी हमला किया जाता है, पत्रकारों पर भी हमला किया जाता है और भू खनन माफिया इस कदर हौसले उनके बुलंद हो चुके हैं कि आखिरकार कब उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, कब बड़ी मछली को पकड़ा जाएगा। मगर साफ तौर पर कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए भी नजर आते हैं इस बारे में। मगर कल बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी, पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। 10 बड़े डंपरों को सीज कर देना और लगातार पूरी टीम गठित कर देना, टीम के साथ जो है कार्रवाई कर देना, तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। तो साफ तौर पर खनन माफियाओं में इसकी बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। शुक्रिया जावेद, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवैध खनन का काम धड़ल्ले से जारी है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे ये विकास नगर की है, जहां पर प्रतिबंधित होने के बावजूद नदी से लगातार रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। जानकारी विभाग के अधिकारियों को भी है और पुलिस प्रशासन को भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बस छोटी मछलियों को पकड़कर इतिश्री कर ली जा रही है। वाकई में जो इनके मुख्य आरोपी हैं, जो खनन माफिया हैं, उन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस जो है नाकाम साबित हो रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुंबई पोईसर नदी चौड़ीकरण योजना में बाधित हो रहे कांदिवली पूर्व के पोईसर हनुमान नगर परिसर के सैकड़ों झोपड़ी धारक को चैम्बूर और माहौल भेजने से सैकड़ों परिवार बेहद परेशान हैं। कांदिवली के प्रकल्प बाधित जनता ने स्थानीय विधायक से न्याय की गुहार लगाई थी, जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने बताया कि यह निर्णय मुंबई के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे के दबाव के कारण लिया गया है। इस निर्णय के विरोध में भाजपा मुंबई प्रभारी और विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में और खासदार गोपाल शेट्टी, विधायक सुनील राणा के प्रमुख उपस्थिति में हनुमान नगर में आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान विधायक अतुल भातखलकर ने बताया कि कांदिवली विधानसभा क्षेत्र में करीब 818 घर होने के बावजूद पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए कांदिवली की जनता को चैम्बूर भेजने का निर्णय दिया है, जो बेहद ही अन्यायपूर्ण है। सरकार का यह निर्णय सिर्फ तानाशाहीपूर्ण माना जा रहा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने में एक्सपर्टी है, जिंदगी भर वही काम धंधा किया है, दूसरा क्या किया है। ये तो आपने धोखाधड़ी की, आपने नहीं, उन लोगों ने। तो हमको ये धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। वो सुनील राणे तो खुश हो गए, वो बोले मैं भी आता हूँ, बहुत दिन में धरना आंदोलन करने की आदत ही नहीं थी, अभी करता हूँ। मतलब आ जाओ। जयप्रकाश ठाकुर तो बोला उन्होंने कि मैंने निमंत्रण दिया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बोला अरे यार बहुत बार में कुछ। उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप गलतफहमी मत रहो। तुमको लगता होगा तुम जो जबरदस्ती से लोगों के घर तोड़ सकते हैं, तो वो तुम्हारी बाप की ताकत नहीं, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। उनको मैं आपको बोलता। और हमारी मांग कोई गलत मांग नहीं है। आप हमको चांद के ऊपर रहने के लिए घर दो, ये नहीं बोल रहे। यहां से लग के अप्पा पड़ा है,
उधर की सदनिका है वो दे दो। यहाँ सामने हाईवे को सामने बाणडोंगरी का प्रोजेक्ट है, उसमें 100 सदनिका है। संभाजी नगर उधर 500 सदनिका है। यह नाले का अब नदी का रुंदीकरण। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पोईसर नदी चौड़ीकरण योजना में कांदीवली के लोगों को आखिर किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है? जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने जो है मुंबई में करीब 25 साल से शिवसेना की जो है महानगर पालिका शिवसेना में है। ऐसे में जिस तरह से तमाम चीजें जो है शिवसेना अपने मनमानी के तहत जो मनपा के द्वारा करवाती है या करती है वो बेहद शर्मनाक है। जिस तरह से मुंबई के कई इलाके में 2005 में जब बारिश हुई थी तो मुंबई में डूब गई थी। उसके बाद जो है उस डूबने को लेकर मनपा ने एक कमेटी बनाई थी, चित्तौड़ कमेटी, जिन्होंने एक जिम्मेदारी दी गई थी कि मुंबई में जब पानी बरसता है और बाढ़ आ जाती है तो उसको लेकर किस तरह की जो है समाधान निकाला जाए। इस समाधान के तहत चित्तौड़ कमेटी ने ये कहा कि आसपास के जो नाले हैं उनका अगर चौड़ीकरण कर दिया जाएगा तो जो है पानी का जो जमाव है या मुंबई में जो बाढ़ आती है वो शायद प्रभावित नहीं होगी, बारिश नहीं होगी या फिर चीजें संभव की कुछ हद तक हो जाए। अब कांदीवली पोईसर नदी को लेकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल जो है भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने साफ तौर पर जनता को संबोधित करते हुए एक आंदोलन किया था। आंदोलन में उन्होंने ये कहा था कांदीवली की जो जनता है उनको महाराष्ट्र की सरकार है अपना तुगलकी फरमान जारी करते हुए उनको मुंबई से बाहर उनको घर शिफ्टिंग की बात कर रही है, जबकि वो प्रकल्प बाधित लोगों को पीएपी का फ्लैट देना चाहिए, आसपास के इलाकों में देना चाहिए। लिहाजा सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले में किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से अतुल भातखलकर लगातार आक्रामक रहे हैं तमाम जनता के मुद्दों को लेकर, वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि अतुल भातखलकर ये जरूर चाहेंगे कि आने वाले समय में उनकी जो प्रसिद्धि और बढ़े। इतना ही नहीं, अतुल भातखलकर हर उस मुद्दे को जनता के लिए लगातार उनके बीच जाते हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो या फिर मूलभूत सुविधाओं की समस्या हो। अतुल भातखलकर लगातार आम जनता के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जो आंदोलन किया गया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कांदीवली की जो जनता है जो नदी के क्षेत्र में आती है, जिनका घर था, उनको महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का निर्णय दिया है कि उनको माहौल में शिफ्ट किया जाएगा और माहौल की जो जनता है उनको कांदीवली में लाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये पूरी तरह से सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ की जनता जब करीब 200 किलोमीटर दूर जाएगी तो उनकी तमाम तरह की समस्याएं होंगी, नौकरी की समस्या, रोजगार की समस्या, उनके बच्चे पढ़ते हैं उनकी समस्या, तो तमाम समस्याएं हैं जिसको उनको झेलना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कांदीवली की जनता जो है अतुल भातखलकर से मुलाकात की, उन्होंने उनकी न्याय की उम्मीद लगाई, जिसके तहत अतुल भातखलकर जी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और महाराष्ट्र सरकार सहित पालक मंत्री को भी खत लिखा कि यहाँ की जनता को यही शिफ्ट किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मामले में जो है संज्ञान नहीं लिया, जिसके तहत सरकार में न रहते हुए विरोधी पक्ष नेता भाजपा को तमाम जो है इस तरह की अटकलें करनी पड़ी, आंदोलन करना पड़ा। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आदित्य ठाकरे को लेकर भी बयान दे रहे हैं अतुल भातखलकर। वो लगातार कह रहे हैं कि ये तुगलकी फरमान आदित्य ठाकरे के द्वारा सुनाया गया है। उनके इस बयान में कितनी सच्चाई है सत्यप्रकाश? देखिए, माहौल में जब चुनाव था तब उस वक्त आदित्य ठाकरे ने ये कहा था कि हम आप लोगों को वहां शिफ्ट करेंगे। अब वो उस वक्त का माहौल कुछ और था, लेकिन अब हालात ऐसी है कि कांदीवली की जो जनता है करीब 500 से 600 लोग, उनको शिफ्टिंग की बात आई, जबकि कांदीवली विधानसभा में ही करीब 818 फ्लैट्स अवेलेबल है, पीएपी के सरकारी फ्लैट अवेलेबल है। अब सरकार शिफ्ट करना चाहती तो कांदीवली में शिफ्ट कर सकती है, लेकिन सरकार के जो पालक मंत्री आदित्य ठाकरे वो यहाँ शिफ्ट न करते हुए बल्कि माहौल को जनता को कांदीवली लाना चाहते हैं और कांदीवली की जनता को माहौल ले जाना चाहते हैं, चेंबूर ले जाना चाहते हैं, जिसका विरोध अतुल भातखलकर सहित वहां की आम जनता भी चाहती है। इसके लिए अतुल भातखलकर ने इस तरह से फरमान ये कहा है कि आदित्य ठाकरे जो है तुगलकी फरमान जारी करते हुए इस तरह से अपनी मनमानी का जो है अंजाम दे रहे, कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है एक देश की भी भावना नजर आ रही है। इस तरह का उन्होंने बयान दिया।
बिल्कुल सत्य प्रकाश, अब क्या कुछ कहना है जो सरकार है, क्या उनके प्रवक्ता की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है? क्योंकि प्रकल्प बाधित ये जो लोग हैं वो अपनी मांग को लंबे समय से उठा रहे हैं और अब तो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि आंदोलनरत हो गए हैं ये लोग। तो सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बयान आया है कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं? इस तरह के प्रकल्प बाधित लोगों के लिए अतुल भातखलकर जी ने पहले भी आंदोलन किया था, उन्होंने मांग की थी, पत्र व्यवहार भी किया था। उस वक्त ये कहा गया था अब इस समय आने पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब जब उनको फ्लैट या घर देने की बात आई है तो सरकार मुकर गई है। यही वजह है कि इस तरह का आंदोलन जो है किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 8 से 10 दिन का वक्त भी दिया गया है। सरकार अगर अपने तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेती है तो अतुल भातखलकर सहित तमाम कांदिवली की जो प्रकल्पवादी जनता है वो आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। इस तरह का उनका आह्वान है। अभी ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं सत्य प्रकाश? अभी किस तरह की क्या कुछ व्यवस्था इनके लिए की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, जो प्रकल्प बाधित है उनका घर तोड़ने की बात तब होती है जब उनको शिफ्टिंग किया जाता है। फिलहाल सरकार उनका घर तोड़ने की तैयारी में है। कुछ लोगों का घर तोड़ भी दिया गया है, कुछ लोगों को घर के बदले में अतुल भातखलकर जी ने आसपास के इलाकों में शिफ्टिंग भी करवा दिया है। लेकिन जो एक अस्थायी व्यवस्था होती है वो अभी तक सरकार ने नहीं की है। यही वजह है कि लोग जो है अब दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। जैसे आप जहां रहते हैं वहीं आपको शिफ्टिंग मिलना चाहिए, इस तरह की उनकी मांगे हैं। लेकिन सरकार इस तरह की मांगों को नकारते हुए उनको काफी दूर जो है शिफ्टिंग की बात कर रही है, जबकि वहां मूलभूत की सुविधाओं का अभाव है। तो तमाम चीजें हैं जो अतुल भातखलकर के संज्ञान में आई, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है सरकार से जद्दोजहद करते हुए नजर आए। सत्य प्रकाश, चैम्बर और माहौल भेजने की तैयारी की जा रही है इन प्रकल्प बाधित लोगों को, तो वहां पर किस तरह की क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं और चैम्बर और माहौल के किन इलाकों में इन्हें ठहराया जाएगा? वहां पर वाकई में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो हैं भी या नहीं? और कई लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार यहाँ पर होगा, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे, वो किस तरह से वहां जाकर रोजगार ढूंढेंगे? तमाम यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे इन सब के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जिस तरह से सरकार ने माहौल और चेंबूर में फ्लैट्स बनवाए, इशारे के तहत फ्लैट बनाया गया है, उन फ्लैटों में शिफ्टिंग ट्रांजिट कैंप के द्वारा जिनको शिफ्ट किया जाता है। तो ये जो प्रभावित लोग हैं उनको चेंबूर या फिर माहौल ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जिनको जाना है उनका कहना है कि वहां पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्कूल कॉलेज आसपास नहीं है, मेडिकल की सुविधा आसपास नहीं है, पानी की सुविधा वहां नहीं है। तो तमाम जो मूलभूत सुविधाएं थी वो वहां मुहैया नहीं करवाई गई है। इसलिए वहां जाने के बाद उनको तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। हालांकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके परिवार के लोग आसपास में नौकरी कर लेते हैं, रोजगार कर लेते हैं। लेकिन अगर माहौल जाते हैं तो नए सिरे से उनको सारी चीजें करनी पड़ेगी। मुंबई का समस्या ये रहती है कि स्कूल कॉलेजों में एडमिशन जल्दी नहीं हो जाते हैं, तो ये भी समस्या उनके सामने आएगी। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं जो उनको झेलना पड़ेगा। यही वजह है कि यहाँ की जनता जो प्रकल्प बाधित है वो चाहते हैं कि कांदिवली में ही हमको शिफ्टिंग मिले, जिससे उनका परिवार और आसपास के लोग सही तरीके से रह सके। बिल्कुल। और अतुल भातखलकर जिस तरह से इन लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, क्या ये माना जाए कि वाकई में वो इन लोगों के लिए न्याय चाहते हैं या कहीं ना कहीं उनके द्वारा खुद के भी लिए भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं? देखिए, जिस तरह से अगर नेता की बात करें तो अतुल भातखलकर जो बीजेपी के नेता हैं बड़े पद पर क्रियान्वित है। हालांकि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। हम आने वाले समय में मनपा का चुनाव है, मनपा की पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि किस तरह से चुनाव में उनको नेतृत्व करना है। वहीं दूसरी तरफ अतुल भातखलकर तमाम राजनीति को दरकिनार करते हुए अपने कामों को लेकर हमेशा से सक्रिय रहे हैं और अग्रणी रहे हैं। ये खुद बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं। ऐसे में जिस तरह से चीजें सामने देखी जा रही है, ऐसा माना जा रहा है कि आम जनता के लिए लगातार वो जूझ रहे हैं। हालांकि आम जनता खुद उनके पास जाती है और उनसे मांग करती है। तो अब अतुल भातखलकर को ऐसा मौका जनता खुद देती है कि आप हमारे लिए लड़ो। देखिए, नेता हर कोई चाहता है कि जनता उनके साथ रहे, उनके पीछे घूमे। लेकिन जब जनता खुद नेता के पीछे घूमना चाहती है तो नेता को एक मौका मिलता है। तो ठीक इसी तरह से कांदिवली विधानसभा की जनता, हालांकि वो स्थानिक विधायक भी है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है किस तरह की कोई समस्या आती है तो अपनी जनता के लिए वो लड़े। जिस तरह से स्थानिक सांसद ने भी ये कहा है कि हमको 3 लाख जनता ने चुन के दिया, तो जाहिर तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है तो उनके हक के लिए अगर हमें आंदोलन भी करना पड़ता है, सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ता है, हम जाएंगे। आने वाले समय में इसको भी करेंगे, लेकिन हमारी जनता को न्याय मिलना चाहिए। तो जाहिर तौर पर एक जिम्मेदारी के तहत इस तरह का कदम है। अगर इनको यहाँ पे सरकार शिफ्ट करती तो जाहिर तौर पर
अतुल भातखलकर के साथ साथ कांदिवली विधानसभा की तमाम वो जनता है, उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि मुंबई पोईसर नदी चौड़ीकरण योजना में बाधित हो रहे कांदिवली पूर्व के पोईसर हनुमान नगर परिसर के सैकड़ों झोपड़ी धारक को चैम्बूर और माहौल भेजने से सैकड़ों परिवार बेहद परेशान हैं और इन परिवारों की परेशानी के लिए अब बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने मोर्चा संभाल लिया है और वो आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।